दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कनाडा के एक छोटे पीकॉक नामी आइलैंड से, जो मॉन्ट्रियल शहर के करीब था। आने जाने के लिए या तो बोट्स का इस्तेमाल होता या फिर एक पुल का। सर्दी का मौसम है और हर तरफ बर्फ पड़ रही है। इसी आइलैंड पर हमें एक बायोटेक कंपनी के कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जो यहाँ की जमीन पर खास तरह के फर्टिलाइजर को छिड़क रहे थे। सभी ने सूट पहने थे। असल में ये काम इन्हें एक रईस आदमी ने दिया था, क्योंकि बर्फ की वजह से जमीन ढक जाती है और उसे गोल्फ खेलना था। तो ये नया बनाया गया बायोकेमिकल गोल्फ कोर्स को बर्फ से साफ रखता है, जिससे अमीर लोग सर्दियों के मौसम में भी गोल्फ खेल सकेंगे। दुनिया की भलाई के लिए इससे महान काम और कोई हो ही नहीं सकता कि अमीर लोग सर्दियों में भी गोल्फ खेले। खैर, इस पीकॉक नामी आइलैंड पर लोग थे, कम्युनिटी थी। हम कहानी के अहम किरदार डैन को देखते हैं। डैन एक बड़े उम्र का व्यक्ति है जिसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। डैन की एक बेटी है जो उसी बायोटेक कंपनी में काम करती है और खुद डैन यहाँ के सिक्योरिटी में है। डैन एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा यही लगता था कि हम इंसान टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहते हैं। किसी ना किसी दिन ये सब बदलना है, इसलिए वो हमेशा खुद को ऐसे हालात के लिए तैयार रखता जैसे कल से सब कुछ बदल जाएगा और इंसान वापस से पत्थरों वाले युग में चले जाएंगे। इसके साथ साथ डैन एक रेडियो शो को सुनता जिसमें हमेशा अमीर लोगों और सरकार की बुराई की जाती। उस शो के होस्ट का नाम पैट्रिक था। एक आम दिन की तरह डैन अपनी गाड़ी में बैठा टाउन का चक्कर लगा रहा था। तभी एक लड़का उसके सामने से गुजरता है। डैन उसे समझाता है कि जब बाइक चला रहे हो तो फोन का इस्तेमाल मत करो, मगर उस लड़के पर डैन की बात का कोई असर नहीं होता। डैन अपनी बेटी पेट्रिशिया से बहुत प्यार करता था। दिन में 2 बार उसे कॉल करता, लंच और कॉफी के लिए। मगर इस सबसे पेट्रिशिया तंग आ गई थी। वो जानती थी कि उसके पिता को चिंता है, मगर वो अपना ख्याल रख सकती थी। आज भी डैन उसे कॉल करता है लंच के लिए, मगर पेट्रिशिया मना करती है कि मुझे काम करना है, डैड नहीं आ सकती। वो लड़का जो डैन के सामने से गुजरा था वो भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। उसका नाम आंद्रे है। आंद्रे अपनी माँ के साथ रहता है। पिता कहाँ है ये नहीं बताया गया। आंद्रे की एक छोटी बहन भी है, एनी। क्योंकि आंद्रे की माँ को काम पर जाना पड़ता है, इसलिए एक नए दिन के समय एनी का ख्याल रखने आती है। कभी कभी जब उसकी माँ को घर लौटने में देर हो जाती है तो नैनी को अपने घर जाना पड़ता है। फिर ये आंद्रे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखे, जो वो नहीं करना चाहता था। आज शाम भी देर हो जाती है। नैनी अपने घर चली गई और एनी का ख्याल अब आंद्रे को रखना था। दूसरी तरफ डैन दिखाया जाता है। छुट्टी के बाद हम उसे देखते हैं कि वो एक पार्किंग लॉट में आया, जहां पर उसकी एक गाड़ी थी। हर दिन वो उसमें कुछ सामान रखता था और ये सामान सर्वाइवल का ही होता था। आज भी वो ऐसे ही एक चीज को अपनी गाड़ी में रख देता है, फिर वो घर चला गया। पेट्रिशिया अभी तक नहीं आई थी। डैन बेसमेंट में चला जाता है और वहां पुराने तरीके से आग जलाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए काफी मुश्किल था। अंत में जब वो बहुत थक जाता है, वो बंदूक की गोली से बारूद निकालकर आग लगाने की कोशिश करता है। उसकी इस बेवकूफी की वजह से आग भड़क जाती है और उसका एक आईब्रो जल गया। देर रात को पेट्रिशिया लौट आई। उसके पिता सोफे पर ही सो चुके थे। वो उसके करीब आती है और उसके चेहरे का हाल देखकर वो हंसने लगी। अगले दिन आंद्रे के यहाँ नैनी नहीं आने वाली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों पुल को बंद कर दिया गया था। इसलिए उसे ही एनी का ख्याल रखना पड़ता। पूरा दिन एनी का ख्याल रखना आंद्रे के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई मामूली बात नहीं। डैन पेट्रिशिया को बायोटेक कंपनी तक लिफ्ट देता है। रास्ते में पेट्रिशिया उसके चेहरे का एक फोटो ले लेती है, क्योंकि उसे ये एक आईब्रो काफी फनी लग रहा था। ठीक उसी दिन आइलैंड पर वो रईस आदमी, जिसका नाम लुईस था, अपनी पत्नी मॉट के साथ पहुंच जाता है। बायोटेक कंपनी में काम करने वाला आदमी माइकल उनका स्वागत करता है। फिल्म की शुरुआत में जो दिखाया गया था, जहां इस कंपनी के लोग गोल्फ कोर्स पर एक फर्टिलाइजर छिड़क रहे थे, ये लोग इसी लुईस नामी आदमी ने हायर किए थे। वो अपनी पत्नी के साथ गोल्फ कोर्स देखने जाता है। उसे खुशी हुई कि हर तरफ बर्फ है, मगर गोल्फ खेलने के लिए मैदान बिल्कुल साफ और हरा भरा था। वो उसमें गोल्फ खेलने लगा। मगर हम दर्शकों को ये भी दिखाया जाता है कि जो केमिकल यहाँ डाला गया है वो जमीन की सतह तक पहुंच चुका है। वो किसी वायरस की तरह बढ़ रहा है और अब वो यहाँ के पानी में भी मिल चुका है।
वहाँ घर पर आंद्रे को काफी मुश्किल पेश आ रही थी एनी को संभालने में, क्योंकि उस पर टीवी गिरते गिरते बचा। इसके बाद हमें यहाँ रहने वाला एक एक्टर दिखाया जाता है जो मार्केट जाकर अपने लिए कुछ सब्जी खरीद रहा था, मगर यहाँ आने से पहले उसने पानी पी लिया था। वो पानी जो यहाँ इस टाउन के फिल्ट्रेशन सिस्टम से आता है, और वही पानी हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहला शिकार वो एक्टर बना जिसे अपनी पत्नी की कॉल आई, कहती है कि उसे घर जल्दी आना होगा। मार्केट में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी बाथ टब में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इस आदमी के दांत अचानक से हरे हो जाते हैं। ये उसे साफ करने लगा और देखते ही देखते इसकी आंखें भी हरी रंग की हो जाती है। इसके बाद ये आदमी अपने होश में नहीं रहता। अब ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसकी पत्नी आवाजें दे रही थी, इसलिए ये आवाज की तरफ आकर्षित होता है और अपनी ही पत्नी का गला काट देता है। कुछ देर तक वो तड़पने लगी, फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और दोनों ही बाथ टब में बैठ गए सूरज को देखते हुए। गोल्फ खेलने के बाद जब लुइस, मॉड और माइकल रेस्टोरेंट में लौट आए तो स्वागत के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तब यहाँ काम करने वाले लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे कि भागो यहाँ से, वो बीमार है। अब इससे पहले कि लुइस, माइकल और मॉड कुछ समझ पाते, उनका डॉग भी इन्फेक्टेड हो चुका था जो मॉड पर हमला कर देता है। और फिर तो बीमार लोग इनकी तरफ भागते हैं। माइकल और लुइस रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि अब मॉड भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और बीमार लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मॉड का वो डॉग जो इन्फेक्टेड था वो भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुका था। वो लुइस को काट लेता है। ये वायरस बहुत जल्दी असर करता है, इसलिए लुइस भी इन्फेक्टेड हो गया। अपनी जान बचाने के लिए माइकल वहां से भागने लगा। उसके हाथ एक नाइफ लग जाता है। माइकल के साथ क्या हुआ ये हम बाद में जानेंगे। सीन डैन पर शिफ्ट होता है। उसे एक बुजुर्ग महिला की कॉल आई थी जो अपने पड़ोसियों से शिकायत कर रही थी। डैन वहां जाता है तो वो औरत बताती है कि आमतौर पर ये लोग तेज म्यूजिक लगाते हैं, मगर आज इनके घर से बड़ी अजीब आवाजें आ रही है। जब तक डैन कुछ कर पाता वो बुजुर्ग औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है। डैन जल्दी से खुद को कार में लॉक कर देता है। आसपास जितने भी बीमार लोग थे वो भी डैन पर हमला करने आ जाते हैं, मगर वो कार को खोल नहीं पाते। डैन सबसे पहले तो अपने लोगों से संपर्क करता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो अपनी बेटी को कॉल मिलाता है। वो वॉइस मेल पर जा रहा था। डैन उसके लिए एक संदेश छोड़ता है कि शायद हालात ठीक नहीं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी ले सकूं। वहाँ घर में आंद्रे अपनी माँ और छोटी बहन एनी के साथ था। आंद्रे की माँ उसे मना करती है कि वो एनी को नल का पानी ना पिलाए। आंद्रे खुद भी नल का पानी नहीं पीता था। वो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स पर ही गुजारा करता था। कुछ देर माँ बेटे में बातें होती है और फिर अचानक से उसकी माँ बदलने लगी। वो अपने ही बेटे पर हमला करने के लिए बढ़ती है। आंद्रे उससे जान बचाकर भागने लगा। घर से बाहर निकलकर डैन की गाड़ी से आंद्रे की माँ टकरा जाती है। वो काफी जख्मी भी हुई, मगर वो फिर भी आंद्रे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आंद्रे जैसे ही उसकी मदद के लिए जाने वाला था, डैन उसे मना करता है। तब तक बहुत से इन्फेक्टेड इस ओर आ रहे थे। डैन को निकलना पड़ा। आंद्रे अपनी माँ को घसीटकर घर में वापस ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इस आइलैंड को चारों ओर से क्वारंटीन कर दिया गया था और बाहर लोगों को पता चल गया कि यहाँ किसी तरह की बीमारी फैल चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए डैन कई बीमार लोगों को मार देता है। आंद्रे ने अपनी माँ को घर के वॉशरूम में बंद कर दिया था। एक बीमार इंसान अंदर आने की कोशिश भी कर रहा था, मगर रास्ता तंग था, इसलिए वो वहीं फंस गया। जब आंद्रे शोर करता तो वो बीमार इंसान आकर्षित होता और जब वो खामोश रहता वो इन्फेक्टेड हिलता भी नहीं। आंद्रे तो खामोश रह सकता था, मगर एनी तो बच्ची थी, वो रोने लगी। इसलिए आंद्रे उसे क्रेडल में डालकर उस पर पिलो वगैरह रख देता है ताकि वो बीमार लोग ये शोर ना सुन सके और चले जाए यहाँ से। आंद्रे का ये आइडिया काम करता है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह वो खिड़की से बाहर झांकता है तो वो बीमार लोग सूरज को घूर रहे थे और एक जगह खड़े थे। आंद्रे अपनी माँ को बाहर लाना चाहता था, मगर उस पर टीवी गिर जाता है जिसने उसका सर कुचल दिया। अजीब था कि आंद्रे को कुछ भी महसूस नहीं होता कि उसकी माँ मर गई। शायद वो यही चाहता था। फिर वो बाहर निकलने का प्लान बनाता है, मगर बीमार लोग उसके पीछे लग गए। भागते भागते वो टाउन के सुपरमार्केट में चला गया। डैन उसके लिए दरवाजा खोलता है क्योंकि वो पहले से ही वहां मौजूद था। हाँ, आंद्रे के पास अपनी बहन भी थी। खैर, डैन उसे पहचान लेता है कि ये वही शरारती लड़का है।
आंद्रे को ये भी पता चल गया कि डेन अपनी बेटी को लाने में सफल रहा मगर बचाने में नहीं। वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी जिसे उसने फ्रीजर रूम में बंद कर दिया था। रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि माइकल किसी से संपर्क कर रहा है। इस वायरस को फैलाने में उसका भी हाथ था। दूसरी तरफ से उसे ये खबर मिलती है कि प्रोटोकॉल पहुंच रहा है। माइकल अब यहाँ से निकलना चाहता था। डेन और आंद्रे मार्केट में ही होते हैं। डेन का कहना था कि हमें यहीं रहना चाहिए, यहाँ खाने पीने का बहुत सा सामान है। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी लकड़ी से। आंद्रे उस पर गैसोलीन छिड़क देता है जिस पर डेन समझाता है कि ये चीजें हमेशा के लिए नहीं रहेगी, इसलिए हमें हालात के साथ बदलना होगा। रेडियो पर वो कोई खबर जानने की कोशिश कर रहे थे। वही शो चालू था जिसे डेन आम तौर पर सुनता था। आइलैंड से बाहर लोग जान गए थे कि वहाँ बीमारी फैल चुकी है, लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। डेन मदद के लिए कॉल करता है कि हमें यहाँ से निकालो, हम बीमार नहीं है। मगर पैट्रिक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता तुम बीमार नहीं हो? अगर आइलैंड से कुछ भी बाहर आया तो यहाँ भी तबाही होगी। डेन कॉल काट देता है। आंद्रे बताता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जानना होगा ये बीमारी क्या है, कहाँ से आई है। अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए तो हम इसकी वैक्सीन भी बना सकते हैं। डेन सोचकर बताता है कि ये बीमारी जरूर पानी से फैल रही है क्योंकि सभी लोग एक साथ इन्फेक्टेड हुए हैं और पानी सभी पीते हैं। आंद्रे को इस बात पर विश्वास था क्योंकि वो खुद कभी टाउन का पानी नहीं पीता था और एनी तो अभी छोटी बच्ची थी। खैर आइलैंड से निकलना मुश्किल था क्योंकि सभी बोट्स को सरकार नष्ट कर चुकी है। पानी बहुत ठंडा था और वो इकलौता रास्ता बंद कर दिया गया था। अगर सरकार ने फैसला कर लिया कि ये बीमारी और ना फैले तो वो इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देंगे। अगर अपनी जान बचानी है तो डेन और आंद्रे को यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन दो ट्विंस की एंट्री होती है इस आइलैंड पर जो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उन्हें पहले से ही मालूम था यहाँ हो क्या रहा है। अपने रास्ते में आए वो कई इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देते हैं और फिर वो उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर माइकल था। माइकल के पास वैक्सीन का फॉर्मूला और बहुत सी जानकारी थी जिसे वो जला देता है। माइकल के पास इस वायरस की पूरी जानकारी थी मगर वैक्सीन नहीं। जानकारी मिटाने के बदले वो वैक्सीन लेने वाला था। मगर ये दो ट्विंस उसे वो फर्टिलाइजर खिला देते हैं जिससे इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। ये दोनों लड़कियां वैक्सीन अपने साथ ले जाती है। अब ये यहाँ से सारे सबूत मिटाने वाले थे। असल में आइलैंड के लोगों पर एक प्रयोग हो रहा था। तो जो गोल कोर्स पहले दिख रहा था वहाँ ये वैक्सीन का वो गोला तोड़ देते हैं। सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। अगले दिन डेन आंद्रे और छोटी एनी को लिए उस मार्केट से निकल जाता है मगर डेन अपनी बेटी पेट्रिशिया को भी साथ ले आया। वो उन्हें काटे ना इसलिए डेन ने उसे एक जाल पहना दिया था। सबसे पहले ये वाटर फिल्ट्रेशन में आते हैं ताकि पानी की सप्लाई बंद कर सके जिससे और लोग बीमार नहीं होंगे। मगर पेट्रिशिया भाग जाती है और वहाँ के एक पूल में कूद जाती है। डेन उसे बचाने जाता है। वहाँ आंद्रे और डेन को पता चला कि ये बीमार लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करते तो ये किसी इन्फेक्टेड को कवच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उस समय पूल में एक और इन्फेक्टेड भी था। खैर जब डेन पेट्रिशिया को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसका एक हाथ उकड़ जाता है। फिर भी डेन उसे बाहर निकालने में सफल रहा। वो सभी को गाड़ी में बिठा देता है। डेन इन्हें उस रेस्टोरेंट में ले आता है। आंद्रे से अपनी छोटी बहन खो गई, वो उसे ढूंढने गया। डेन के बाद अभी भी पेट्रिशिया का वो कटा हुआ हाथ था। ये बीमार लोग अंदर से घास में बदल रहे थे, शरीर में एलर्जी उग रही थी। खैर ऐसे ही इमारत को एक्सप्लोर करते हुए डेन को यहाँ लगे बॉम्ब्स के बारे में पता चला। असल में वो ट्विंस यहाँ से सभी सबूत मिटाना चाहते थे और वायरस की ज्यादा मात्रा यही थी। इससे डेन भी इन्फेक्टेड हो गया मगर पूरी तरह बदलने से पहले ही वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। ट्विंस को जब पता चला कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ तो वो वापस से इमारत में आते हैं। उन्हें छोटी एनी नजर आई जो फर्श पर बैठी थी। ये दोनों से वो वायरस खिला देते हैं। जब आंद्रे आया वो अपनी बहन को उठा लेता है मगर ये ट्विंस उसे भी बीमार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो बहुत करीब आए छोटी एनी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो उनमें से एक की उंगली काट देती है। आंद्रे को भागने का मौका मिल गया। बाद में दोनों ट्विंस एक दूसरे को ही शूट कर देते हैं। डेन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो आंद्रे पर हमला नहीं करता क्योंकि आंद्रे के गोद में इन्फेक्टेड एनी थी। आंद्रे उन वैक्सीन बॉल्स में से एक को तोड़ देता है जिसकी हवा एनी और डेन दोनों ही सूंघ लेते हैं। आंद्रे डेन को एक कमरे में बंद कर देता है इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से ठीक हो जाए। मिलिट्री आ चुकी थी आइलैंड पर।
आंद्रे को लगा वो उसकी मदद करेंगे, मगर वो हर जिंदा चीज को खत्म कर रहे थे, इसलिए वो भाग गया किनारे की ओर। तब तक उसकी बहन भी ठीक हो चुकी थी। डैन को भी जला दिया जाता है। किनारे पर खड़ा आंद्रे देखता है कि उसे बचाने कुछ लोग बोट में आए हैं। वो बहुत खुश था। उनके साथ वो आइलैंड से निकल जाता है, मगर पेट्रिशिया का कटा हुआ हाथ अब भी उसके साथ था, जिसे वो पानी में फेंक देता है। हम देखते हैं कि एक मछली उस हाथ को खा लेती है, जिसके फौरन बाद वो भी इन्फेक्टेड हो गई। मतलब कि ये वायरस रुकने वाला नहीं, क्योंकि एक टीवी इंटरव्यू में ये भी देखने को मिलता है कि मिनिस्टर एक ऐसे कप में कॉफी पी रहा है जिस पर उसी कंपनी का लोगो था। यानी कि अब वो वायरस को पूरी दुनिया में रिलीज करने वाले थे। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।